देन अपने पीयर रिव्यू का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपने सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेस के हिसाब से कि पीयर रिव्यू का प्रोसेस कैसे होता है, मतलब हाउ द पीयर रिव्यू वर्क्स। ठीक है, कि कैसे स्टार्ट करना है, कब तक स्टार्ट करना है, कब तक कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी जैसे अपने ने कंडीशंस बोले कि ये कंडीशंस है, अगर आप इसमें फॉलो करोगे, जैसे अपने ने देखा था ना कि आपका अगर आप स्टैट ऑडिट वाला कर रहे हो तो आपको पीयर रिव्यू कराने की ज़रूरत है। देन इसके बाद हमने देखा कि भाई अगर आप अनलिस्टेड का कर रहे हो पर एक लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो तो आपको पीयर रिव्यू कराने की ज़रूरत है, ये सब देखा था। अब ऐसे प्रैक्टिसिंग यूनिट डिसाइड हुई कि भाई ये प्रैक्टिसिंग यूनिट है जिसको पीयर रिव्यू कराने का ज़रूरत है। तो अभी क्या प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा, तो सबसे पहले एक प्रैक्टिसिंग यूनिट है, उसको अपने देखेंगे। वो प्रैक्टिसिंग यूनिट क्या करेगी, वो चाहे तो खुद से जाएगी किसके पास, तो वो जाएगी पीयर रिव्यू बोर्ड के पास। ठीक है, वो जाएगी, या फिर पीयर रिव्यू बोर्ड चाहे तो पीयर रिव्यू बोर्ड भी प्रैक्टिसिंग यूनिट को सेलेक्ट कर सकती है। इसमें क्या होगा, दोनों ये सेलेक्ट हुआ कि भाई इसने बोला कि मुझे पीयर रिव्यू कराना है, तो पीयर रिव्यू बोर्ड के पास गई, या पीयर रिव्यू बोर्ड ने बोला प्रैक्टिसिंग यूनिट को कि भाई तुम्हें अपना पीयर रिव्यू कराने की ज़रूरत है, तो वो उसके पास है। ठीक है, इसके लिए क्या देना पड़ता है, इसके लिए एक फॉर्म देना पड़ता है, दैट इज़ फॉर्म नंबर 1। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद ठीक है, पीयर रिव्यू बोर्ड के पास पहुंच गए कि हमें कराना है, या उसने बोला कि तुम्हें कराना है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पीयर रिव्यू बोर्ड 3 नेम को सजेस्ट करेगा। देखो हमारा रिव्यूअर बताना था ना, तो वो रिव्यूअर के 3 नाम बताए जाएंगे कि भाई आप इन 3 नाम में से कोई भी एक नाम चूज़ कर लो। ठीक है, जो आप अपने रिव्यूअर की तरह पे लेना चाहते हो। किसको बोला जाएगा, ये बोला जाएगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को। 3 नाम दे रहे हैं और चूज़ कर कितने दिन के अंदर आपको बताना है। ये जो पीयर रिव्यू बोर्ड है 3 नाम कितने दिन के अंदर बताएगा, तो 3 डेज़ के अंदर बताएगा। तो क्या हुआ, पीयर रिव्यू बोर्ड 3 नाम सजेस्ट करेगा, 3 दिन के अंदर सजेस्ट करेगा। किसको सजेस्ट करेगा, टू प्रैक्टिसिंग यूनिट, कि भाई इसमें से आप चूज़ कर लो। अब इन्होंने बताया, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इन्होंने बताया दैट इज़ पीयर रिव्यू के पास पहुंचा, तो पीयर रिव्यू को क्या करना है, उसको विद इन 1 डे, दैट इज़ सब वर्किंग डेज चलने वाले। ठीक है, विद इन 1 डे उसको क्या करना रहेगा, चूज़ करना रहेगा कि भाई वो किसको अपना क्या कराना चाहता है, किससे अपना पीयर रिव्यू कराना चाहता है, वो इन्फॉर्म करेगा बोर्ड को। चूज टू बी एज वर्क एज अ रिव्यूअर। डन। तो ये अपना ऐसे फर्स्ट स्टार्ट किया अपने ने। क्या हुआ, सबसे पहले पीयू गया बोर्ड के पास, या बोर्ड आया पीयू के पास, उन्होंने बोला कि भाई फॉर्म नंबर 1 में उनको बताना रहेगा कि हमें अपना मैं प्रैक्टिसिंग यूनिट हूँ, मैं अपना पीयर रिव्यू कराना चाहता हूँ। इसके बाद ठीक है, पीयर रिव्यू बोर्ड क्या करेगा, 3 नाम सजेस्ट करेगा उसमें कि भाई इन तीनों में से आप किसी एक को रिव्यूअर चूज़ कर लो। तो पीयर रिव्यू बोर्ड क्या करेगा, 3 दिन जो 3 नाम देने हैं वो कितने दिन में देने हैं, 3 दिन के अंदर देने हैं। अब 3 नाम में से एक नाम उनको चूज़ करना रहेगा, और वो कितने दिन के अंदर चूज़ करना रहेगा, तो वो 1 दिन के अंदर चूज़ करना रहेगा। ठीक है, अपने क्या करेंगे, इसके बाद जो भी फॉर्म सेलेक्ट हुआ है दैट इज़ ये चूज़ कर लिया ना अपने ने रिव्यूअर। अब जो भी रिव्यूअर चूज़ हुआ उसको क्या करना रहेगा, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है उसके लिए उसको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो फॉर्म कौन सा है, वो फॉर्म है फॉर्म नंबर 2। ठीक है, जो फॉर्म नंबर 2 कितने दिन के अंदर देना है, तो विद इन 2 डेज उसको देने जाना है। अब किसको देने जाएगा वो, तो वो किस पीयू को देने जाएगा, प्रैक्टिसिंग यूनिट को, कि भाई वो आपका जो भी डिटेल है वो सारा क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। तो फॉर्म नंबर 2 कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। 2 दिन कहाँ से, जहाँ से आप चूज हुए उस दिन के अंदर। ठीक है, देन ये क्या हुआ, ये एक तरीके से अपॉइंट हो गया। ये ठीक है, ये क्या करने वाला है, आपका पीयर रिव्यू करने वाला है। विद आप अपॉइंटमेंट के बाद क्या होगा, जो प्रैक्टिसिंग यूनिट ने पीयर रिव्यू बोर्ड को जो फॉर्म दिया था फॉर्म नंबर 1, वो क्या करेगा, वो उसको रिव्यूअर को भी देना है। तो देन अपॉइंटमेंट के बाद जो पीयू है वो क्या करेगा, वो रिव्यूअर को एक फॉर्म देने जाएगा। कौन सा फॉर्म, फॉर्म नंबर 1, जो उसने पहले किसको सबमिट करा था, दैट वॉज सबमिटेड टू पीयर रिव्यू बोर्ड। ठीक है, वो उसको वो वाला फॉर्म भी देना रहेगा। और कब तक देना रहेगा, तो विद इन 2 डेज आपको ये फॉर्म सबमिट करना रहता है, जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ तब से। तो इधर क्या बात करी गई है, पीयर रिव्यू बोर्ड पीयर रिव्यू प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज़ अपना पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे इनिशिएट होगा, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट, कि कैसे इनिशिएशन होगा किस चीज़ का, पीयर रिव्यू का। ठीक है, उसकी ये फर्स्ट पूरा पोर्शन इतनी बात करता है। ठीक है, अगर अपने वर्ड टू वर्ड बोलने जाएँ तो सबसे पहले प्रैक्टिसिंग यूनिट डिज़ायर जो पीयर रिव्यू कराना चाहता है वो एप्लीकेशन करेगा।
एप्लीकेशन पीयर रिव्यू के लिए करेगा, वो एक एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर जैसा फॉर्म जैसा रहता है, दैट इज़ फॉर्म नंबर 1, वो उसको देने जाना है, ठीक है। अगर पीयर रिव्यू जो है वो बोर्ड इनिशिएट कर रहा है तो वो भी क्या करेगा, वो एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर फॉर्म नंबर 1 जो है वो प्रैक्टिसिंग यूनिट से बोलेगा कि भाई आप सबमिट करो किसको, प्रैक्टिसिंग पीयर रिव्यू के सेक्रेटरी को, ठीक है। जो भी फॉर्म वगैरह होता है या जो भी एप्लीकेशन है वो एक सीरियल नंबर में होती है, दैट इज़ इन जनरल पॉइंट है, ठीक है। ये सीरियली नंबर के हिसाब से अपना असाइन हो रखा होगा। देन इसके बाद जैसी एप्लीकेशन आई तो इसमें क्या करेगा, पीयर रिव्यू बोर्ड 3 नाम सजेस्ट करेगा, 3 रिव्यूअर के नाम सजेस्ट करेगा, किसको, प्रैक्टिसिंग यूनिट को, कितने दिन के अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर। नाम सजेस्ट कर दिए, नाम सजेस्ट करने के बाद जैसे ही नाम सजेस्ट करे उसके 1 दिन के अंदर उनको क्या करना रहेगा, उनको चूज़ करना रहेगा कि हम इसको अपना रिव्यूअर बनाना चाहते हैं। डन, जो भी 3 नाम थे, 3 रिकमेंडेशन आए थे उसमें से एक नाम सजेस्ट किया जाएगा, बोर्ड को बता देंगे कितने दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर। डन, आपने बोर्ड को बता दिया, अब बोर्ड क्या करेगा, उसको अपॉइंट कर लेगा कैसा, एज अ पीयर रिव्यूअर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिसिंग यूनिट। अब वो अपॉइंट हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। तो रिव्यूअर जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है वो कौन सा फॉर्म में करता है, दैट इज़ फॉर्म नंबर 2, ठीक है। अब इसको कितने दिन के अंदर देना है, तो इसको देना है 2 वर्किंग डेज़ के अंदर। 2 वर्किंग डेज़ कहाँ से देखने हैं, तो जब से उसको चॉइस किया गया था वहाँ से, ठीक है। दैट इज़ भाई हमने आपको चूज़ कर लिया था, वो चूज़ करने से 2 दिन के अंदर आपको क्या करना है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन देना है। देन इसके बाद प्रैक्टिसिंग यूनिट क्या करेगा, प्रैक्टिसिंग यूनिट ने जो कॉपी इधर पीयर रिव्यू बोर्ड को दिया था वो सेम टू सेम फॉर्म नंबर 1 वाला कॉपी किसको सबमिट करेगा, तो वो अपने रिव्यूअर को भी सबमिट करेगा। कितने दिन के अंदर, तो 2 दिन के अंदर। 2 दिन कहाँ से देखने हैं आपको, अपॉइंटमेंट से देखने हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पोर्शन। अब देखो हमारा स्टार्ट हो गया पीयर रिव्यू, अपॉइंट वगैरह हो गया। अब क्या होगा, अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है, तो अब बात की गई है रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिसको भी चूज़ किया गया है एज अ रिव्यूअर उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा वो, ठीक है। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, इनिशिएशन। देन सेकंड पॉइंट कि भाई रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अपना प्रोसीजर रहने वाला है, उसके लिए बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बोला है कि जब भी पीयर रिव्यूअर जो भी चूज़ हुआ है एज अ रिव्यूअर उसको क्या करना रहेगा, उसको सबसे पहले कुछ चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी। क्या इंश्योर करना पड़ेगा, कि भाई सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई कि जो डिक्लेरेशन है कॉन्फिडेंशियलिटी का वो आपने दे दिया है किसको, प्रैक्टिसिंग यूनिट को। तो क्या, एक तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पॉइंट वो हो गया है कि नहीं हुआ है। देन दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि भाई आपने क्या करा है, आपको भी क्या रिसीव हो जाना चाहिए, तो आपको दैट इज़ फॉर्म नंबर 1 रिसीव हो जाना चाहिए। जो ऊपर में बोला क्या था ना, देखो जैसे ऊपर में क्या बोला था, एक अपना कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पॉइंट बोला था, तो ये कॉन्फिडेंशियल पॉइंट वाला सेम पॉइंट यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे क्या बोला था कि भाई ये फॉर्म सबमिट करना है, तो ये फॉर्म वाला पॉइंट बोला गया। तो रिव्यूअर को सबसे पहले इंश्योर करना है कि ये जो दोनों चीज़ें ये सबमिट हो जानी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला और ये फॉर्म नंबर 1 जो है वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो, अब जो रिव्यूअर है वो क्या करेगा, अगर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन हो, अगर अपने सिंपल बात करें तो सबसे पहले क्या है कि वो अगर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब इसके पास आ तो गया, ये कन्फर्म तो हो गया कि भाई मैं रिव्यू करने वाला हूँ। अगर अब इसके बाद इसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई मेरे को आपका रिव्यू करना है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है कौन, रिव्यूअर, ठीक है। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगनी है वो आप कहाँ पे मांगने जाओगे, तो वो मांगने जाओगे आप फॉर्म नंबर 6 के अंदर। आपने कौन मांग रहा है, ये रिव्यूअर मांग रहा है, किससे मांग रहा है, तो प्रैक्टिसिंग यूनिट से मांग रहा है, ठीक है। और फिर इन्होंने जैसी इन्फॉर्मेशन मांगी इसके विद इन 1 डे क्या करना रहेगा, विद इन 1 डे अपने रिव्यू जो भी प्रैक्टिसिंग यूनिट है उसको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन सबमिट करना पड़ेगा। किसको सबमिट करना रहेगा, तो अपने रिव्यूअर को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चूज़ हुए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वो मांग लो फॉर्म नंबर 6 में, 1 दिन के अंदर आपका जो भी प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो उसको सबमिट करना रहेगा, ठीक है। आप जैसे ही चूज़ हुए इसके विद इन 2 डेज़, मतलब ये तो ऑप्शनल है, मतलब करना नहीं करना, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मांगो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट हुए थे उसके आपको क्या है, विद इन 2 डेज़ आपको क्या करना रहेगा, विद इन 2 डेज़ आपको एक सैम्पल सेलेक्ट करना रहेगा। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, एक प्रैक्टिसिंग यूनिट का पीयर रिव्यू करने जा रहे हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि भाई उसके अगर 50 क्लाइंट है तो हम 50 के 50 को चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना रहेगा, एक सैम्पल सेलेक्ट करना रहेगा कि भाई लेट्स से हम PwC का ऑडिट करने जा रहे हैं, PwC का पीयर रिव्यू करने जा रहे हैं। तो क्योंकि हम PwC का पीयर रिव्यू करने जा रहे हैं तो उसके हम सारे क्लाइंट नहीं ले सकते, तो लेट्स से हमने डिसाइड करा कि हम उसमें से सिर्फ रिलायंस का ही अपने क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हमने क्या करा, रिलायंस को चूज़ कर लिया एज अ सैम्पल, ठीक है।
तो अभी सैम्पल जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको क्या करना रहेगा, इन्फॉर्म करना रहेगा कि भाई मेरा ये पीयर रिव्यू का सैम्पल रहने वाला है। आप इन्फॉर्म करोगे किस किस को, तो 2 जनों को इन्फॉर्म करोगे, एक तो बोर्ड को इन्फॉर्म करोगे, दैट इज़ अपना जो पीयर रिव्यू बोर्ड चल रहा था वो, और दूसरा किसको इन्फॉर्म करोगे, तो प्रैक्टिसिंग यूनिट को इन्फॉर्म करोगे। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन होता है कि भाई फॉर्म नंबर 5 में, कि हमने इन्फॉर्म कर लिया कि भाई ये है, ठीक है। और उसके बाद जाके आप क्या करोगे, उसके बाद जाके आप ऑन साइट विजिट कर सकते हो, ऑन साइट रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आप गए, आप ऐसा बोलोगे मैं डायरेक्ट रिलायंस का पीयर रिव्यू करना चाहता हूँ, मैं आ जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो ऑन साइट रिव्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, किसको, प्रैक्टिसिंग यूनिट को। तो प्रैक्टिसिंग यूनिट को 2 दिन दिए जाते हैं कि भाई 2 दिन के अंदर आप तैयार हो जाओ, आप अपना डेटा वगैरह रेडी कर लो, तो वो समय दिया जाएगा, ठीक है। देन उसके 7 डेज़ के अंदर, जैसे अगर आपका जो भी डेटा वगैरह है, उसके बाद आप जाओगे, आप जाके वहाँ पे विजिट करोगे और अपना पीयर रिव्यू कंडक्ट करोगे। आपने पीयर रिव्यू कंडक्ट कर लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, देन उसके 7 डेज़ के अंदर, विद इन 7 डेज़ आपको क्या करना रहता है, तो विद इन 7 डेज़ आपको अपना जो भी पीयर रिव्यू का प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना रहता है। किसको कंप्लीट करना रहेगा, तो ये हमारा जो रिव्यूअर है उसको प्रोसेस कंप्लीट करना रहेगा। है अभी क्या हुआ, सीक्वेंस कैसा हुआ, तो देखो स्टार्टिंग हुआ कि भाई आपको कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फॉर्म नंबर 1 मिल जाना चाहिए, तो स्टार्टिंग में 2 पॉइंट ये बोले गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि आपको जो भी सैंपल सेलेक्ट करा है वो आपको बताना है प्रैक्टिसिंग यूनिट को, कहाँ पे बताना है, फॉर्म नंबर 6 में बताना है। तो उसके बाद अगर कोई एडिशनल क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो आप मांग सकते हो, कहाँ पे मांग सकते हो, फॉर्म नंबर 6 में मांग सकते हो। विद इन 1 डे फिर क्या करेगा, जो पीओ है वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करेगा। इसके बाद बोला गया है कि 2 वर्किंग डेज़ के अंदर हमें क्या करना रहता है, जैसे ही हमें मिला कि भाई ये बंदा है, ये चूज हो गया, हमें सैम्पल सेलेक्ट करना रहता है और हमें इन्फॉर्म करना रहता है कि भाई हम ये पर्टिकुलर अश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट को या पर्टिकुलर ये वाले सैम्पल के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, पीयर रिव्यू कंडक्ट कराना चाहते हैं। तो ये हम कहाँ पे कर रहे थे, ये हम कर रहे थे फॉर्म नंबर 5 के अंदर। देन इसके बाद जो भी रिव्यूअर है वो प्लान करेगा ऑन साइट विजिट करने का, कि भाई मैं जाके देखना चाहता हूँ वो। तो ऑन साइट विजिट करने से पहले आपको 2 दिन देने पड़ेंगे, किसको, मीटिंग करनी है उसके लिए, तो उसके लिए आपको 2 दिन दोगे, किसके लिए, कि भाई जो भी डेटा वगैरह है वो सामने वाली पार्टी दैट इज़ प्रैक्टिसिंग यूनिट जो है वो तैयार कर पाए, ठीक है। रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी नेसेसरी है वो सारी चीज़ों तैयार कर पाए, किसके, वो सैम्पल जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 7 डेज़ के अंदर, 7 वर्किंग डेज़ के अंदर पीयर रिव्यू का प्रोसेस कंप्लीट करना रहता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस कंप्लीट करना रहता है ये किसके लिए है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने न्यू यूनिट के लिए बात की गई है कि भाई 7 दिन के अंदर अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो। कहाँ से, जहाँ से आप अपॉइंट हुए थे या जहाँ से आपको इन्फॉर्म कर रहा था वहाँ से, तो वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, कितने, 7 दिन के अंदर। किसके लिए, इन केस ऑफ न्यू यूनिट। पर अगर बाकी अगर कोई दूसरा केस रहता है तो उस केस में अपने को टाइम दिया हुआ है 20 डेज़ का, कि भाई 20 डेज़ के अंदर आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। तो या तो 7 दिन रहेंगे या 20 दिन रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप कौन सा किस टाइप का यूनिट का क्या कर रहे हो, पीयर रिव्यू कर रहे हो। ये सारी बात किसकी करी थी, ये बात करी गई थी रिव्यूअर का प्रोसीजर क्या क्या रहेगा उसके लिए। अब बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के स्टेज पे आपने को क्या क्या ध्यान रखना है, कि जब अपने वहाँ जा रहे हैं या लेट्स से अपने चूज़ कर रहे हैं सैम्पल वगैरह, उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें देखनी रहेंगी वो। तो सबसे पहली बात तो ये बोली गई है कि जो भी आप विजिट परफॉर्म करोगे वो विजिट, ये वाली बोला था ना कि मैं अपने विजिट करने जा सकते हैं, तो ये विजिट जो रहेगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब नॉट एक्सटेंडेड बियॉन्ड ऐसा लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम कितने दिन की रह सकती है, तो वो 6 वर्किंग डेज़ के लिए रह सकती है, ठीक है। और या फिर जो भी उसका साइज़ रहता है प्रैक्टिसिंग यूनिट का, उस हिसाब से आपको देख लेना रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई जो भी रिव्यूअर है उसको क्या करना है, उसको सारे कंप्लाइंसेस का रिव्यू करना है और देखना है कि भाई कंट्रोल्स वगैरह ठीक लग रहे हैं या नहीं। तो वो जब वो ये करेगा, रिव्यू करेगा, उस टाइम पे उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो जनरल कंट्रोल्स जो है वो क्या क्या रहते हैं, जो चीज़ उसको सेट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या देखना रहेगा कि भाई आप इंडिपेंडेंस तो इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, वो देखोगे। देन इसके बाद आप क्या प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह फॉलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो चेक करने जाओगे। जो स्किल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, कि भाई किसी दूसरे आउटसाइड कंसल्टेशन का अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है वो पीयर रिव्यू करने के लिए, तो अगर वो रिक्वायरमेंट है तो वो आप देखोगे। देन उसके बाद आपके पास प्रॉपर स्टाफ वगैरह था या नहीं था, सुपरविजन है या नहीं है, डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और प्रॉपर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं। ये पॉइंट्स है ना, ये एकदम जनरल पॉइंट्स जैसे हैं जो अपने काम पे भी पढ़ते हैं, जो अपने ऐसे 220 में भी पढ़ने चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं
जो आप जैसे वहाँ पे किसकी बात करिए, वहाँ पे ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है, यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है, तो यहाँ पे पीयर रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है कि भाई ये चीज़ें आपके पास क्या होना चाहिए, जनरल आपके जो भी कंप्लाइंस या सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो आपको फुलफिल करना है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे थे, हमने चूज़ करना था, क्या चूज़ करना था, दैट इज़ हमारा अश्योरेंस इंगेजमेंट, दैट इज़ कि भाई हम किसके ऊपर अश्योरेंस सर्विस परफॉर्म करने चाहिए, कौन सा अश्योरेंस सर्विस को अपने चूज़ करने वाले जो हम रिव्यू करने वाले हैं। तो इधर क्या बोला है कि आप जब ये सैम्पल सेलेक्ट करोगे ना, तो वो सैम्पल सेलेक्ट करते टाइम आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे। तो इधर क्या बोला हुआ है कि किस बेसिस पे आप नंबर डिसाइड करोगे कि भाई आपके नंबर ऑफ अश्योरेंस सर्विस कितने रहेंगे जिनको आपको क्या करना है, आपको रिव्यू करना है। तो उसके लिए ऐसा बोला गया है, देखो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि भाई कैसा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लगा के रखा है किसने। तो इधर बात करी, जैसे वहाँ पे अपने अगर ऐसे के हिसाब से बात करें तो वहाँ पे किसके हिसाब से बात करी जाती थी, वो कंपनी के हिसाब से बात की जाती थी कि कंपनी ने क्या करके रखा है, वो देखो। तो यहाँ पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाएगा, हम पीयर रिव्यू किसका करने जा रहे हैं, हम प्रैक्टिसिंग यूनिट का करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात किसके हिसाब से करी गई है, प्रैक्टिसिंग यूनिट के हिसाब से बात करी गई है कि भाई जो स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है वो वहाँ पे कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, देन और क्या देखने जाएंगे हम कि भाई हमारा साइज़ और नेचर कैसा है किस चीज़ का। तो जो भी अश्योरेंस सर्विसेज इंगेजमेंट हम लेते हैं प्रैक्टिसिंग यूनिट, उनका साइज़ और नेचर देखने जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद अपने क्या देखने जाएंगे कि हम किस की जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो किस मेथोडोलॉजी से काम कर रही है, उसने यूजुअली क्या अडॉप्ट करके रखे हैं, क्या मेथड्स वगैरह अडॉप्ट करके रखे हैं, वो देखने जाएंगे। देन वहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ पार्टनर हैं या कितने नंबर ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्व रहते हैं वो अपने चेक करने जाएंगे। देन इसके बाद क्या वो कितने जगह पे लोकेशन पे वो काम कर रहे हैं या कितने ब्रांचेस पे वो काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, वो पर्टिकुलर किसके लिए बात करें, हम किसका पीयर रिव्यू कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग यूनिट का। तो सारे पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो वो प्रैक्टिसिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लोकेशन या कितने नंबर ऑफ ब्रांचेज है। 6 पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई आप कितना फीस चार्ज करते हो या कितना आप GST वगैरह पे करो, मतलब अमाउंट वगैरह के हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो। और भी चीज़ें देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही देखते हैं। तो ये चीज़ें अपने जनरली कंसिडर करेंगे किस टाइम पे कि भाई हमें कितने नंबर ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज इंगेजमेंट अपने को रिव्यू करने हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये बात की गई है डन। अच्छा, अब देखो आपने जब चूज़ कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अपने स्टार्टिंग में गए थे, अपने ने बोला कि चलो अपने से एक रिलायंस का ही क्या करें, ऑडिट सेलेक्ट करें और उसका अपने क्या करेंगे, उसका पीयर रिव्यू करेंगे। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद में जब आपने पीयर रिव्यू स्टार्ट किया देन यू फील कि भाई हमारा सैम्पल साइज़ चेंज हो रहा है, मतलब ठीक है ये नॉर्मल वाला कि भाई जो इनिशियल सैम्पल साइज़ है वो अपने को क्या है, वो नहीं लग रहा कि भाई जो प्लानिंग स्टेज में हमने चूज़ किया था वही रखना चाहिए। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि आप अगर आपको एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऐसा लग रहा है कि आपको सैम्पल साइज़ चेंज करना है, तो यू आर अलाउड टू चेंज दैट सैम्पल साइज़, कि भाई आप सैम्पल साइज़ चेंज कर सकते हो बाद में। आपको ज़्यादा लेट्स से अब आपको एक का रिव्यू नहीं करना, आपको 2 का रिव्यू करना है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात क्या की गई है कि जो अपना रिव्यूअर है उसको कैसा अप्रोच रखना है, मतलब क्या कैसा अपना माइंडसेट रखना है एट द टाइम ऑफ डूइंग द पीयर रिव्यू। तो उसके लिए क्या बोला हुआ है कि आपको 2 अप्रोचेस फॉलो करना है। एक पहला क्या है, दैट इज़ कंप्लाइंस अप्रोच। कंप्लाइंस अप्रोच क्या चेक करता है कि भाई आपने जो भी प्रॉपर कंट्रोल प्रोसीजर है वो लगा के रखे हैं या नहीं लगा के रखे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू, देन दैट इज़ जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है उसने प्रॉपर कंट्रोल प्रोसीजर अपने आप लगा के रखे हैं या नहीं लगा के रखे। देन दूसरी चीज़ अपने बात करें तो दूसरी चीज़ क्या, कौन सा अप्रोच आपको फॉलो करना है, दैट इज सब्सटेंटिव अप्रोच। सब्सटेंटिव अप्रोच क्या बात करता है, देखो आप किसका रिव्यू करने जा रहे हो, प्रैक्टिसिंग यूनिट का रिव्यू करने जा रहे हो। तो प्रैक्टिसिंग यूनिट का अगर आपको काम चेक करना है तो आप कैसे काम चेक करोगे, तो उसके लिए क्या बोला गया है कि आप क्या करो, आप ये डिसाइड करो कि आपको कितने एक्सटेंड तक चेक करना है, कि भाई कितना आपका एक्सटेंड रहने वाला है किसका, आपको सामने वाले का जो काम है वो कितने एक्सटेंड तक चेक करना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो पीयर रिव्यू का काम प्रैक्टिसिंग यूनिट का काम क्या है, प्रैक्टिसिंग यूनिट का काम होता है दूसरे फर्म्स का ऑडिट करना। तो दूसरे फर्म का जब वो ऑडिट कर रही होगी तो क्या कर रही होगी, वो वर्किंग पेपर मेंटेन कर रही होगी। तो जो एक्सटेंड है ना वो हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, तो वो उसके वर्किंग पेपर्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि भाई जो उनका वर्किंग पेपर है वो आप चेक वगैरह करो। ठीक है, तो जो भी अश्योरेंस से रिलेटेड वर्किंग पेपर है वो चेक करो, उसके बेसिस पे आप क्या डिसाइड करो कि आपको कितने एक्सटेंड तक क्या रखना है, अपना कंप्लाइंस रखना है, मतलब कितने एक्सटेंड तक आपको चेकिंग वगैरह करनी है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपना सारा टेक्निकल एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है वो आप कैरी आउट करोगे, वो परफॉर्म करने जाओगे। ठीक है, तो ये जनरल आपको जो अप्रोच है वो रखनी है, दैट इज कंप्लाइंस एंड सब्सटेंटिव, दोनों का मिक्सचर रखना है, कॉम्बिनेशन रखना है।
ठीक है, ये बात पूरी करी गई थी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जीक्यूशन के स्टेज पे स्टार्टिंग किया था कि इनिशिएशन कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होगा, पीयर रिव्यू स्टार्ट हो गया, देन रिव्यूअर को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है या उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, देन एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब पूरा लेट्स से पीयर रिव्यू हो गया, सब कुछ परफॉर्म वगैरह हो गया, तो अभी क्या लास्ट में करने क्या जाओगे, रिपोर्टिंग करने जाओगे। कौन रिपोर्टिंग करेगा, तो अपना वही जो भी रिव्यूअर था वो जाके रिपोर्ट करने जाएगा। ठीक है, देखो अब ऐसा नहीं होता, पीयर रिव्यू क्यों करी गई है कि भाई आप देखो कि सही काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या बोला गया है कि भाई सबसे पहले जो भी अगर आपको कुछ लग रहा है या कुछ भी ऑन साइड रिव्यू करा आपने, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये नहीं या ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, वो कंपनी को देखते हैं और वो किससे अपने बात करते हैं, वो ड्राफ्ट रिपोर्ट निकालते हैं और ड्राफ्ट रिपोर्ट लेके अपने किसके पास जाते हैं, वो लेके जाते हैं अपने लेके जाएंगे जो जिसका भी हम पीयर रिव्यू कर रहे हैं उसका, तो दैट इज़ अपने प्रैक्टिसिंग यूनिट का। देखो अपने ऑडिट कर रहे होते हैं तो भी ऑलरेडी अपने क्या होता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन के तैयार होते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि हमें गलती लगी तो सीधा हमने ऐसे ओपिनियन फॉर्म कर दिया, नहीं ना, अपने क्लैरिफिकेशन लेते हैं, अपने उससे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है या क्या है वैसा। और पीयर रिव्यू का तो पर्पस ही क्या, पीयर रिव्यू का पर्पस ही यही है कि भाई अगर आपको कुछ कमी लग रही है या कुछ गलती लग रही है तो वो ठीक कर पाएँ। ठीक है, दैट इज़ अ रिव्यू। तो इसलिए क्या बोला, आपने ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई तो अपना रिव्यूअर क्या है, रिव्यूअर सबसे पहले जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाएगा या देखो उन्होंने काम करके रखा है, अब देखो उनके काम में आपको कुछ गलती लग रही है, अब क्योंकि आपको गलती लग रही है तो ऐसा तो है नहीं आप सीधा ओपिनियन फॉर्म कर दोगे। तो क्या बोला हुआ है उन्होंने, ऐसा बोला है कि भाई आप अपना रिपोर्ट निकालो, आपको कुछ भी अगर मिसमैच लग रहा है या कुछ भी आपको ऐसे डेफिशिएंसी वगैरह लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई नॉन कंप्लाइंस वगैरह की है, तो वो आप निकालो। वो सब नॉन कंप्लाइंस वगैरह लेके आप किसके पास जाओ, वो पीयू के पास जाओ, उसको बोलो कि भाई ऐसा ऐसा है और उनसे क्या करो, उसके रिगार्डिंग आप क्लैरिफिकेशन लो। ठीक है, अब आप क्लैरिफिकेशन मांगोगे तो जो क्लैरिफिकेशन है वो आपने बताया, किसको बताया, अपने पीयू को बताया। तो इसमें ये रिपोर्ट जो आपने बनाई वो, इस रिपोर्ट को अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते जाते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। ठीक है, दैट इज़ पहला रिपोर्ट उस तरीके से। ठीक है, अब आपने जब क्लैरिफिकेशन मांगोगे ना तो जो भी जो भी हमारा प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो क्लैरिफिकेशन के अगेंस्ट में आपको क्या देगा, आंसर देगा कि भाई ये मेरे को ऐसा लगता है या मैंने ये काम किया वो इस हिसाब से किया इस तरीके से। तो जो भी वो आंसर्स देने हैं वो उसको कब तक देना है, तो वो उसके लिए उसको दिए गए हैं कि भाई आपको 2 वर्किंग डेज़ के अंदर जो भी प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो सारा अपना सबमिशन वगैरह करे और बोले कि भाई क्यों उसने ऐसा किया या क्यों डिफरेंसेस आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं दोनों के बीच में वैसा। ठीक है, अगर रिव्यूअर को ये आंसर ठीक लगते हैं, अगर उसको लग रहा है कि ये आंसर जो भी है वो ठीक है, मतलब इस कारण से ऐसा किया गया है, अगर वो सेटिस्फाई है उन आंसर के साथ तो आपको क्या करना है, तो सिंपली अपने उसको आप ओपिनियन वगैरह फॉर्म कर देंगे और उस बेसिस पे अपने क्या करेंगे, रिपोर्ट बना देंगे। पर अगर वो सेटिस्फाई नहीं है कि भाई जो आंसर आए हैं वो गलत आए हैं या वैसा आंसर नहीं आना चाहिए था, वैसा है कुछ, तो उसके केस में वो क्या करेगा, वो अपना क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, दैट इज़ कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम्स लगी हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर है तो कोई इशू ही नहीं है, तो वो सिंपल अनक्वालिफाइड रिपोर्ट अपना दे देगा। पर अगर वो उसको सेटिस्फाइड नहीं लगे आंसर्स तो वो क्या करेगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करेगा। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट दी जाती है, ये रिपोर्ट कहाँ पे दी जाती है, तो ये रिपोर्ट अपने देते हैं फॉर्म नंबर 9 के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म चल रहे हैं, पीछे में आए थे जैसे 1 2 5 6 आया था, अब यहाँ पे 9 आया वैसे। ठीक है, अच्छा अब जब जो रिपोर्ट दोगे वो रिपोर्ट के साथ आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं अलग से, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं, तो आपको सारे एनेक्शंस देने हैं जो जो मांगे गए हैं वो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देना है, तो उसके बाद जो आपका क्वेश्चनर्स वगैरह थे, आपने कॉपी वगैरह ली थी वो आपको देनी है, आपने जो भी सैम्पल वगैरह सेलेक्ट किए थे उसका जो भी लिस्ट था वो आपको सबमिट करना रहेगा। और आपने जो भी पहले ये वाली रिपोर्ट बनाई है ना, जिसके बेसिस पे ड्राफ्ट रिपोर्ट वगैरह बनाई है, क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं, बहुत सारा काम किया, तो जो भी आपका ये वाला रिपोर्ट था ड्राफ्ट रिपोर्ट वो आपको सबमिट करने जाना है किसके साथ, तो अपने जो भी पीयर रिव्यू का आप रिपोर्ट बना रहे हो उसके साथ। ठीक है, इन जनरल इसके बाद पॉइंट्स बोले गए कि भाई जो भी आप ये सारा काम करो उसमें उस टाइम पे दोनों प्रैक्टिसिंग यूनिट को और पीयर रिव्यू तो रिव्यूअर को और प्रैक्टिसिंग यूनिट को दोनों को क्या करना है, म्यूचुअली कोऑपरेट करना है। अब देखो डेज का अगर मैं बात करूँ ना, तो क्या बोला हुआ है, अगर एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए आप कर रहे हो, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसिंग यूनिट का आप अगर कर रहे हो तो क्या डेज है, और इन केस अगर आप न्यू का कर रहे हो तो आपके लिए क्या नंबर ऑफ डेज रहेंगे वैसा। तो देखो इसके लिए बोला है कंप्लीट करने के लिए डेज अलग है और जो विजिट करने के लिए डेज है ना वो अलग दिया हुआ है। इन केस ऑफ कंप्लीशन अपने एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसिंग यूनिट के लिए कितने दिन दिए गए हैं और न्यू प्रैक्टिसिंग यूनिट के लिए अलग दिए गए हैं।
एग्जिस्टिंग के लिए कितना बोला हुआ है, तो उसके लिए बोला है कि भाई आपको कितने दिन के लिए कंप्लीट करना है, तो 20 दिन के अंदर करना है। न्यू के लिए कितने दिन बोले गए हैं, तो 7 दिन बोले गए हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग के केस में आप विजिट कितने दिन के लिए कर सकते हो, तो 6 दिन के लिए विजिट कर सकते हो। पर अगर अपने न्यू के लिए बात करें तो अपने कितने दिन के लिए विजिट कर सकते हैं, तो अपने 1 दिन का विजिट कर सकते हैं इन केस ऑफ न्यू प्रैक्टिसिंग यूनिट, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स किसको जाएंगी, तो ये रिपोर्ट्स अपने जाने वाले हैं, सबमिट होंगे किसको, ये सबमिट होंगे ये जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ था वो किसने किया था, इनका रिव्यूअर का, तो वो किया था पीयर रिव्यू बोर्ड ने। अब पीयर रिव्यू बोर्ड के पास ये क्या गई, रिपोर्ट गई। अब वो क्या करेगी, ये रिपोर्ट चेक करने जाएगी पीयर रिव्यू बोर्ड। उस टाइम पे देखो, अगर ये सेटिस्फाई था और अनक्वालिफाइड ओपिनियन बना, तो उसके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। तो उसके केस में तो वो क्या करेंगे, वो सारे रिपोर्ट्स वगैरह चेक करेंगे और उस बेसिस पे क्या करेंगे, सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, ठीक है। पर इन केस अगर जो जो रिपोर्ट आई है वो कैसी इशू हुई है, वो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू हुई है, तो दैट मीन्स कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इशू के साथ रिपोर्ट आया है। तो उसके केस में क्या बोला हुआ है, उसके केस में ऐसा बोला हुआ है कि बोर्ड चाहे तो बोर्ड क्या कर सकती है, फिर बाद में फॉलो ऑन रिपोर्ट रिव्यू करा सकती है, किसका, ऑफ दैट प्रैक्टिसिंग यूनिट। अच्छा देखो, इसके लिए टाइम लिमिट बोला हुआ है कि भाई अपने अब दोबारा से रिव्यू कब कराएंगे प्रैक्टिसिंग यूनिट का, तो उसके लिए बोला हुआ है 1 ईयर, कि भाई हम 1 साल के अंदर अंदर आपका क्या कराएंगे, दोबारा से रिव्यू कराएंगे। और चाहें तो ये 1 साल का टाइम जो है वो रिड्यूस करके क्या हो सकता है, तो वो 6 मंथ भी हो सकता है, तो 6 महीने के अंदर भी क्या कर सकते हैं, आपका दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। मतलब क्वालिफाइड रिपोर्ट, मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट, तो मतलब कोई ना कोई इशू हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई इशू हुआ है तो आपके लिए जो ऐसे तो आपको क्या पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा तो आपका दोबारा से रिव्यू होगा। वो रिव्यू कब होगा, 1 साल के अंदर, या फिर चाहे तो 6 महीने के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। पीयर रिव्यू का जो रिपोर्ट सबमिट किया उसके टाइम पे आपके वर्किंग पेपर जो बने होंगे, ये रिपोर्ट बनाने के लिए आपने कुछ वर्किंग पेपर यूज़ किए होंगे, ठीक है। तो वर्किंग पेपर्स भी आपको संभाल के रखने हैं, कब तक रखने हैं, तो 18 मंथ्स का टाइम लिमिट है कि भाई आपको 18 मंथ्स जब भी आपका रिव्यू कंप्लीट हुआ वहाँ से आपको अपने वर्किंग पेपर्स को संभाल के रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट इशू किया है, ये सर्टिफिकेट क्या होगा, साइन किया जाएगा, किसके द्वारा साइन किया जाएगा, तो दैट इज़ एक हमारा चेयरमैन, देन हमारा दूसरा वाइस चेयरमैन और तीसरा हमारा सेक्रेटरी। ये तीनों जने साइन करेंगे। कहाँ का सेक्रेटरी, तो दैट इज़ वो पर्टिकुलर बोर्ड का सेक्रेटरी, ठीक है। और एज वेल एज जब सर्टिफिकेट इशू होगा तो आपका जो भी नाम वगैरह होगा वो वेबसाइट के ऊपर अपने दिखा देंगे कि भाई ये पर्टिकुलर अपडेट कर देंगे किसमें, कि भाई प्रैक्टिसिंग यूनिट है जिनका क्या हो गया, पीयर रिव्यू हो गया, उस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट है ना, वो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है कि भाई ये सर्टिफिकेट जो होगा वो वैलिड रहेगा। और वो कब तक वैलिड रहता है, तो वो यूजुअली 3 ईयर्स तक वैलिड रहता है, जब भी आपका पीयर रिव्यू कंप्लीट हुआ वो, या फिर कोई दूसरा पीरियड अगर आप वो चाहो तो, चाहे अगर बोर्ड तो वो रख सकती है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट टाइम पीरियड है 3 साल, ठीक है। और चाहो तो आप इसका वैलिडिटी एक्सटेंड करा सकते हो सर्टिफिकेट का। तो वैलिडिटी एक्सटेंड कराने के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन आप कहाँ पे करोगे, तो वो आप एप्लीकेशन करोगे फॉर्म नंबर 8 के अंदर, ठीक है। ये क्या बात किया गया, ये पूरा बात किया गया रिलेटेड टू पीयर रिव्यू प्रोसेस। अब प्रोसेस कैसे काम करा, देखो स्टार्टिंग हुआ कि भाई आप कैसे अपॉइंट हो गए, आप गए, आपने बोला, फिर उसके बाद उन्होंने ऑप्शंस दिए, उसमें से आपने चूज़ करा, चूज़ करने का सामने वाले ने बोला मैं कॉन्फिडेंशियलिटी रखूँगा, वो अपॉइंट हो गया, देन आपने उसको जो भी फॉर्म दिया था वो फॉर्म आपने उनको भी सबमिट कर दिया। फिर उसने फॉर्म वगैरह लेने के बाद उसको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना था तो वो लिया, आपने वो इन्फॉर्मेशन दिया, उसने अपना जिसका भी उसको रिव्यू करना था वो एक सैम्पल सेलेक्ट किया, दैट इज़ वो अश्योरेंस एंगेजमेंट वाला बंदा चूज़ किया, ठीक है। वो उसने इन्फॉर्म किया कि मैं इसके ऊपर अपना पीयर रिव्यू परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। देन उसने अपना पीयर रिव्यू ऑन साइट विजिट वगैरह किया, उसके लिए उसने इन्फॉर्म किया, सामने वाले ने डेटा वगैरह रेडी किया, एंड जाके उसने अपना पीयर रिव्यू कंप्लीट करा, ठीक है। कंप्लीट करते टाइम आपको सारा जनरल चीज़ें मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी और वो सारी चीज़ें कि भाई आप पे टीम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वैसा सब। आप जो भी चूज़ करोगे सैम्पल, वो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के करोगे। बाद में सैम्पल साइज़ अगर आप चेंज करना चाहो तो आप सैम्पल साइज़ भी बाद में चेंज कर सकते हो। अप्रोच कैसा रखना है, तो कंप्लाइंस एंड सब्सटेंटिव दोनों को मिलाकर अप्रोच रखना है। कंप्लाइंस मतलब सारे कंट्रोल प्रोसीजर चेक करने जाओगे कि प्रॉपर मेंटेन है या नहीं। सब्सटेंटिव मतलब कि भाई आपको कितना चेक करना है, कितने कंप्लाइंसेस वगैरह चेक करने हैं, वो किस बेसिस पे डिसाइड करोगे, तो वर्किंग पेपर के बेसिस पे डिसाइड करोगे। वर्किंग पेपर किसके, तो वर्किंग पेपर ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, जो रिलेटेड टू व्हाट, तो वो जो अपने अश्योरेंस सर्विस से रिलेटेड जो भी वर्किंग पेपर आए होंगे उसके बेसिस पे अपने चूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पूरा पीयर रिव्यू कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारा रिव्यू कंप्लीट हुआ, हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, हमें कुछ प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, कुछ नॉन कंप्लाइंस वगैरह लग रहे हैं, तो वो हम प्रैक्टिसिंग यूनिट से बोलेंगे कि भाई ये इशू है, आप सॉल्व करो, ठीक है। हमने हम प्रैक्टिसिंग यूनिट को बोला, प्रैक्टिसिंग यूनिट क्लैरिफिकेशन देगा
क्लैरिफिकेशन जो भी देने हैं वो ये कंप्लाइंस नॉन कंप्लाइंस के अगेंस्ट है वो कितने दिन के अंदर देने हैं, तो 2 दिन के अंदर देने हैं। इनका हमारे पास क्लैरिफिकेशन आया, अगर हम क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाई हैं तो हम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे देंगे, पर अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देंगे। जो हम रिपोर्ट देते हैं वो कहाँ देते हैं, तो फॉर्म नंबर 9 के अंदर हम रिपोर्ट देने चाहते हैं। ठीक है, जो भी रिपोर्ट देंगे उसके साथ हम कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट करेंगे, जैसे एनेक्चर लगाना, क्वेश्चंस लगाना, लिस्ट ऑफ सैंपल लगाना, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लगाना, वो सारी चीज़ें। डेज़ को अगर शॉर्ट में बोलूँ तो जो भी कंप्लीट करनी है हमें पूरा पीयर रिव्यू 20 दिन के अंदर करना है। न्यू प्रैक्टिसिंग यूनिट के केस में 7 दिन में करना है। विजिट 6 दिन और 1 दिन का टाइम लिमिट है। पीयर रिव्यू रिपोर्ट जाएगी किसके पास, तो ICAI बोर्ड के पास जाएगी। अगर अनक्वालिफाइड ओपिनियन है तो वो सर्टिफिकेट दे देंगे। सर्टिफिकेट पे साइन होगा किसका, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड अपने सेक्रेटरी का, और वो वेबसाइट की लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। पर अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट आई तो उसके लिए क्या बोला जाएगा कि आपका फॉलो ऑन रिव्यू किया जाएगा 1 साल या फिर 6 महीने के अंदर। जो भी वर्किंग पेपर्स हैं वो कब तक रखने हैं, 18 महीने के लिए रखने हैं। जो वैलिडिटी होगी वो 3 साल के लिए होगी, और जो अगर एक्सटेंड कराना है तो आप 8 महीने के लिए करा सकते हैं। इधर काफ़ी सारे फॉर्म्स आ गए, तो एक बार फॉर्म्स अगर शॉर्ट में अपने रिवाइज करें तो कौन कौन से फॉर्म्स आए। तो देखो, सबसे पहले अपना आया था क्या, फॉर्म नंबर 1, जिसमें क्या बोला गया कि भाई आप एप्लीकेशन और क्वेश्चन सबमिट करते हो वो। ठीक है, देन उसके बाद आया 2 किसके लिए बोला गया, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है उसके लिए आप सबमिट करोगे। देन उसके बाद अपना आया फॉर्म नंबर 4। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी के 2 फॉर्म है, एक 2 है जो एक तो किसको दिया जाता है, रिव्यूअर को दिया जाता है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी जो 2 है वो किसके लिए, रिव्यूअर के लिए, और 4 वाला जो है जो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए है लेकिन किसको दिया जाता है, तो बोर्ड को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद 5 है। 5 में आपने बोला कि भाई मैंने ये सैम्पल सेलेक्ट किया वो जिसके ऊपर मैं पीयर रिव्यू प्रोसेस अप्लाई करना चाहता हूँ। देन उसके बाद 6 है। 6 अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपने मांगी, उसके लिए आपने फॉर्म सबमिट किया ये वाला। ठीक है, देन उसके बाद अपना जो सर्टिफिकेट आया, वो सर्टिफिकेट का अगर हमें वैलिडिटी एक्सटेंड कराना है तो उसके लिए हम किस में कर जाते हैं, तो उसके लिए हम जाते हैं 8 में। और उसके बाद जो भी रिपोर्ट वगैरह दी है वो रिपोर्ट रिलेटेड टू पीयर रिव्यू अपने कहाँ पे देते हैं, तो वो अपने देते हैं 9 में। तो इस तरीके से ये अलग अलग फॉर्म्स दिए हैं, 1, 2, 4, 5, 6, 8 एंड 9। ओके, नेक्स्ट अपने बात करने वाले हैं कि रिव्यूअर का क्या अप्रोच रहने वाला है एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग दी पीयर रिव्यू। ठीक है, अब वो कैसे अपना ऐसा स्टार्ट करे या क्या करे। तो सबसे पहले देखो, आपको समझना है कि भाई अपने अश्योरेंस का जो काम किया है वो ठीक किया या नहीं किया। तो वो ठीक समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको इंगेजमेंट लेटर चाहिए होगा। इंगेजमेंट लेटर किसका चाहिए आपको, तो वो जो आपका प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो प्रैक्टिसिंग यूनिट और उसका जो भी क्लाइंट था उनके बीच में जो एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ था, आप सबसे पहले वो देखो, सो दैट आपको समझ में आ पाए कि भाई आपका जो भी एश्योरेंस एक्टिविटी है वो एश्योरेंस एक्टिविटी में आपकी जो प्रैक्टिसिंग यूनिट था उसका कितना स्कोप था या उसका क्या नेचर था, वो सारी चीज़ें, सो दैट आप डिसाइड कर पाओ कि भाई उसने जो काम किया है वो ठीक किया है या नहीं किया, सबसे पहले। ठीक है, दूसरा, अब नेक्स्ट चीज़ देखो, एक आपका जो PU है, प्रैक्टिसिंग यूनिट है, उसके क्लाइंट तो बहुत सारे हैं। अब आप इज़ इट नॉट पॉसिबल कि भाई अपने सबका पीयर रिव्यू कर सके, तो उसके लिए क्या बोला हुआ है, आप डिसाइड करोगे, आप अपना जजमेंट लगाओगे। कौन, रिव्यूअर अपना जजमेंट लगाएगा कि भाई उसको कितने नंबर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट चूज़ करने हैं। ठीक है, किसके लिए, एज अ सैम्पल अपने वो चूज़ करने जाएंगे कि उसके बेसिस पे अपने क्या करेंगे, पीयर रिव्यू का रिपोर्ट फॉर्म करेंगे। तो वो आपको अपने जजमेंट की बेसिस पे डिसाइड करना है। ठीक है, एक तो जजमेंट देख सकते हो, या फिर आपको जो क्वेश्चन है सबमिट किया गया था विद द फॉर्म नंबर 1 वो आप रेफ़र कर सकते हो, या फिर आपका जो भी साइज़ है किसका, अपने प्रैक्टिसिंग यूनिट का, वो आप चेक कर सकते हो। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कितने अश्योरेंस एंगेजमेंट चेक करने हैं, मतलब कितने आपको सैम्पल रखने हैं वो चीज़। ठीक है, 2 पॉइंट ये हुए। देन तीसरा आपका क्या अप्रोच रहेगा कि आपका जो भी प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो कुछ भी काम लेता होगा तो वो किसी ना किसी प्लान एंड प्रोसीजर्स अपने यहाँ पे उसने बना के रखे होंगे। जैसे अपने कंपनी में देखते हैं ना कि भाई उनका क्या प्लान है, क्या प्रोसीजर है, किस हिसाब से वो काम करते हैं, ऐसे ही इधर अपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्रैक्टिसिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भाई आपके जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है उसका क्या प्लानिंग है, वो प्रोसीजर रहता है वाइल एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब अगर ये नहीं है वो पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, तो फिर आप इसके बारे में पूछने जाओगे जो भी कंसर्न पर्सन होगा कि भाई क्यों आपके यहाँ पे ये प्लान प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो 3 पॉइंट हुए। देन चौथा पॉइंट क्या बोला हुआ है कि आपको जो भी अपना ये रिव्यू करना है ये आपको किस हिसाब से करना है, तो आपको इसमें कॉम्बिनेशन रखना है किसका, कंप्लाइंस का, जो अपने पीछे भी बात की गई थी कि अपने को क्या देखना है, कंप्लाइंस प्रोसीजर भी देखना है, एज वेल एज अपने को और क्या देखना है, तो अपने को सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी देखने जाने होते हैं। कंप्लाइंस प्रोसीजर में क्या बात की गई थी, कंप्लाइंस प्रोसीजर में बात की गई थी कि भाई आप चेक करने जाओगे कि भाई
पॉलिसीज़ वगैरह और प्रोसीजर वगैरह एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आप क्या देखने जाओगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आप ये देखने जाओगे कि जो वर्किंग पेपर है रिलेटेड टू क्लाइंट, ठीक है, और जो भी उसके उसमें आपने वर्किंग पेपर्स में जो भी आपने फाइंडिंग्स वगैरह लिखी हैं या जो भी आपने चीज़ें ढूंढी करी हैं, तो उसी के बेसिस पे आपने अपना रिपोर्ट तैयार किया था या नहीं किया था, क्या वही आपका बेसिस बना था रिपोर्ट बनाने का या नहीं बना था। तो ये दोनों प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। किसको क्या करते टाइम, तो वो अपना अप्रोच, रिव्यूअर का अप्रोच क्या रहता है उस टाइम पे पीयर रिव्यू करते टाइम, तो ये बोला गया, ठीक है। देन लास्ट में आपको क्या करना है, तो आप और क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करोगे, तो आप चेक करोगे कि भाई जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज अपने आए थे कि आपने उनको कैसे डील करा, ठीक है, उनको आपने कैसे रिजॉल्व करा, उनको कैसे आपने डॉक्यूमेंट किया अपने यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने कंक्लूजन फॉर्म किया या जो भी आपने लास्ट में रिपोर्ट फॉर्म पर ही है, वो जो रिपोर्ट फॉर्म हुई है वो किस बेसिस के ऊपर फॉर्म हुई है, और जो वो बेसिस थे वो बेसिस के लिए क्या आपने एडिक्वेट एविडेंसेस अपने पास लिए थे या नहीं लिए थे, ठीक है। जो भी आपने डिसीजंस वगैरह लिए हैं वो डिसीजन वगैरह आपने किस बेसिस पे लिए हैं, क्या आपने प्रोफेशनल जजमेंट लगाया है या नहीं लगाया है। देन उसके बाद क्या जो भी आपने काम किया है वो आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया है या नहीं किया। तो ये इस तरीके से एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है एट द टाइम ऑफ चेकिंग, क्या जब अपने पीयर रिव्यू करोगे उस टाइम, ठीक है। देन उसके बाद अगर अपने बात करें तो देन इसके बाद अगर अपने बात करें तो ये तो किसका हुआ कि रिव्यूअर को क्या किस अप्रोच के आगे फॉर्म करना है, किस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए अपना पीयर रिव्यू कंडक्ट करना है। अब जैसे अपने ऑडिट के लिए बात करें तो ऑडिट में कुछ मैनेजमेंट का भी ड्यूटीज़ होता है जो उसको फुलफिल करना होता है। तो अभी अपने किसका चेक करने जा रहे हैं, अपने प्रैक्टिसिंग यूनिट को का सारा काम वगैरह चेक करने जा रहे हैं। तो कुछ प्रैक्टिसिंग यूनिट का भी कुछ ऑब्लिगेशंस होगा जो उसको फुलफिल करना होगा। तो क्या ऑब्लिगेशंस रहते हैं, तो आपको नॉर्मल वाले हैं कि भाई आपको उसको सारा एक्सेस देना है, सारे रिकॉर्ड्स का, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, वो सारी चीज़ें। तो आप एक्सेस वगैरह दोगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोगे, ठीक है। आप अगर सामने वाला बंदा कुछ आपसे एक्सप्लेनेशन वगैरह मांग रहा है कि भाई ये हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें, तो आप वो सारी चीज़ उसको बताने जाओगे। अगर सामने वाला बंदा कुछ भी असिस्टेंस मांग रहा था किसी भी काम से रिलेटेड चीज़ करने में, तो आप वो दोगे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे लेजिबल फॉर्मेट में होने चाहिए कि भाई पढ़ने वाले फॉर्मेट में होना चाहिए कि सामने वाले को समझ आए। इन केस नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको ट्रांसलेट करके दोगे इंग्लिश के अंदर कि भाई, और जो भी ट्रांसलेशन वगैरह आप कर रहे हो उसके लिए आप क्या हो, आप ही प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल हो कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं वो एक्यूरेट हैं, वो ट्रूथफुल हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को प्रैक्टिसिंग यूनिट को एज की ऑब्लिगेशन रहती है जो फुलफिल करनी रहती है। अगर हम ऐसी बात करें कि भाई रिव्यूअर का क्या ऑब्लिगेशन है, रिव्यूअर की क्या क्या जिम्मेदारी है, तो उसको क्या क्या फुलफिल करना होता है, तो उसके लिए बोला हुआ है कि भाई एज एन रिव्यूअर आपका क्या ऑब्लिगेशन है कि भाई आपका जो भी डेटा है जो आप ले रहे हो किसका, अपने क्लाइंट का, मतलब इधर क्लाइंट कौन हुआ, तो इधर क्लाइंट हुआ दैट इज़ प्रैक्टिसिंग यूनिट। तो जो प्रैक्टिसिंग यूनिट के जो भी क्लाइंट्स हैं उनका डेटा आप अपने यहाँ नहीं ले जा सकते। तो आप सिर्फ चेक करने गए हो तो आप चेक करो और चेक करके काम खत्म करो, तो आप उसके कोई भी एक्सट्रैक्ट वगैरह अपने पास नहीं ले जा सकते। दूसरी जिम्मेदारी आपकी क्या है कि भाई आप विद इन टाइम सारा काम कंप्लीट करो। एक टाइम लिमिट है, जैसे अपने ने पीछे देखा भी था कि भाई 20 डेज़ या फिर 7 डेज़, जो भी टाइम लिमिट है उस विद इन टाइम लिमिट आपको क्या करना है, अपना रिव्यू कंप्लीट करना है। एंड देन तीसरी चीज़ क्या बोली गई है, तीसरी चीज़ बोली गई है कि भाई जो भी आपके वर्किंग पेपर हैं वो वर्किंग पेपर आपको ध्यान में रखने हैं, अपने संभाल के रखने हैं। और कब तक संभाल के रखना है, तो दैट इज़ 18 मंथ। जब भी आपका रिव्यू खत्म हो रहा है वहाँ से 18 मंथ्स के लिए अपने क्या करोगे, वर्किंग पेपर्स को संभाल के रखोगे। देखो यहाँ पे ना बात क्या की गई है, पीयर रिव्यू अपने किस चीज़ का करते हैं, तो बार बार जैसे अपने बोल रहे हैं कि अपने को क्या करना है, अश्योरेंस सर्विसेज का करना है, अश्योरेंस सर्विसेज का करना है। तो ऐसा क्यों, हम खाली अश्योरेंस सर्विसेज का क्यों करें। जो भी हमारा क्लाइंट होता है या जो भी क्या होता है वो अश्योरेंस सर्विसेज पे फोकस इसके लिए रखता है क्योंकि जो भी अटेस्टेशन का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है ना, वो कब किया जाता है, वो किया जाता है एट द टाइम ऑफ अश्योरेंस का सर्विसेज, जैसे स्टैट ऑडिट हुआ वगैरह वैसे सारे का। तो पीयर रिव्यू करते टाइम हम क्या चेक करने जाएंगे, तो पीयर रिव्यू करते टाइम ऑलरेडी जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो सर्विसेज तो परफॉर्म कर चुका है, जो भी सर्विस देना था वो तो वो दे चुका है। तो हमारा पर्पज सिर्फ ये होता है कि हम चेक करके आएँ कि भाई जो भी काम किया था वो ठीक किया था या नहीं किया था। और हम जो भी रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे हम वो जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जो भी बोर्ड था पीयर रिव्यू बोर्ड दैट इज़ इनडायरेक्टली ICAI काउंसिल का बनाया हुआ वो, तो उसका पर्पज़ क्या है, तो उसका पर्पज़ ये है कि भाई वो और बेटर कर पाए, जो भी ICAI के जो भी मेंबर्स वगैरह हैं वो और ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएँ। हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि हम गलती निकालें और फिर उनको ऐसा बोलने करने जाएं, ये हमारा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। सिर्फ क्या चाहते हैं हम कि भाई जो भी आपकी गलतियाँ हैं वो ठीक हो
और उस बेसिस पे अपनी जो क्वालिटी है, ओवरऑल क्वालिटी है एज अ मेंबर्स ऑफ द ICAI, हम वो क्वालिटी को, काम करने की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं जो बात किए गए हैं। अब देखो पीयर रिव्यू में सिर्फ अश्योरेंस सर्विसेज आती है, तो अश्योरेंस सर्विसेज में क्या क्या आता है, या फिर अपने ऐसा बोल सकते हैं कि अश्योरेंस सर्विसेज में क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या कवर नहीं है, तो हमें वो चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अपने बोलने जाएँ तो फर्स्ट हमारा क्या नहीं आता, तो दैट इज़ हमारा मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो अपने कंसल्टेंसी देते हैं, तो वो कंसल्टेंसी वाली सर्विसेज यहाँ पे नहीं आती। फिर नेक्स्ट बात करने जाए, अगर हमने कुछ भी रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म किया किसके आगे, किसी दूसरे अथॉरिटीज़ के आगे, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी क्या है यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। देन तीसरा बात करें कि अपने क्या कर रहे हैं, कुछ भी टैक्स रिटर्न वगैरह कर रहे हैं या टैक्सेशन मैटर से रिलेटेड अपने कुछ भी एडवाइजरी वगैरह दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे कवर नहीं है। चौथा यहाँ पे बात करें तो अपने कंप्लाइजेशन कर रहे हैं किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपाइलेशन कर रहे हैं किसका, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो यहाँ पे कवर नहीं है। देन उसके बाद अपनी बात करें और क्या नहीं आता यहाँ पे, तो अगर अपने कुछ भी टेस्टिफाइंग करा रहे हैं किसका, एक्सपर्ट के विटनेस, एज ए एक्सपर्ट विटनेस रह के, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, तो उसको अपने को चेक नहीं करना। एज ए एक्सपर्ट विटनेस हमने कुछ भी क्या करा, टेस्टिफाई किया, तो वो यहाँ पे कवर नहीं है। देन उसके अलावा अगर हम कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे रहे हैं रिलेटेड टू एनी AS और एनीथिंग, तो उसके लिए अपने उसको अश्योरेंस सर्विसेज नहीं बोलते। और अगर हमने कोई भी ड्यू डिलिजेंस वाला काम किया है, ठीक है, कोई भी इंगेजमेंट किया है रिलेटेड टू ड्यू डिलिजेंस, तो वो भी यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा अश्योरेंस सर्विसेज में नहीं आती, तो ये अपने को चेक नहीं करना होता। इसके अलावा जहाँ पे अश्योरेंस आ रहा है वही चीज़ें हमने को चेक करनी होती है। देखो अब इतना सारा पीयर रिव्यू पढ़ लिया कि क्या पीयर रिव्यू बोर्ड है, कौन रिव्यूअर है, कौन प्रैक्टिसिंग यूनिट है, तो अब जनरल बात करने चाहते हैं, तो दैट वो फटाफट खत्म हो जाए। तो सबसे पहले पीयर कौन होता है, तो जो भी सेम सिमिलर स्टैंडिंग के वाले पर्सन होते हैं वो अपने लिए कौन होते हैं, वो पीयर होते हैं। रिव्यू मतलब क्या, उनका अपने री एग्जामिनेशन करना या फिर रेट्रोस्पेक्टिव एवेल्यूशन करना। पहले तो एवेल्यूशन हो चुका है, दोबारा से हम उनके काम को क्या कर रहे हैं, बाद से अपने एवेल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पीयर रिव्यू का मतलब क्या हुआ, पीयर रिव्यू का मतलब हुआ अपने क्या कर रहे हैं, सामने एक कोई भी सामने एक प्रोफेशनल है, उनका जो भी परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करें, ताकि हम क्या देख पाएँ कि भाई सामने वाले का जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, वो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही जो भी यूजर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस के जो भी कंपनी है जिसने उसका ऑडिट किया हो, जो भी फर्म है जिसने उसका ऑडिट किया हो, तो वो रिलायंस की जो भी डेटा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, वो डेटा को ध्यान में रख के उसके यूज़र क्या कर रहे होंगे, अपना डिसीजन ले रहे होंगे। तो ये एक तरीके से क्या है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उनके बेसिस पे क्या किया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग किया जा रहा है। तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल। तो अपने को वो देखना रहता है। तो ये हुआ क्या, एक रिव्यू हुआ पूरे सिस्टम का, प्रोसीजर का, जो जो कौन कर रहा है, जो एक प्रैक्टिसिंग यूनिट करे। हम क्यों करें, चेक करने के लिए कि भाई जो क्वालिटी है, जो अश्योरेंस सर्विसेज दी गई है, वो अश्योरेंस सर्विसेज ठीक दी गई है या नहीं दी गई है, मतलब उसका क्वालिटी मेंटेन हुआ है या नहीं, और वो जो सर्विसेज थी वो का जो भी क्वालिटी था वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो पीयर रिव्यू क्या हुआ, तो सिंपल सा ये है। ठीक है, देन इसके बाद अगर अपने बात करने जाएँ तो पीयर रिव्यू में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कि भाई हम किस पर्पस से हम लोग अपना पीयर रिव्यू कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, कि हमने जो भी मेंबर्स ICAI के, मतलब CA वगैरह जो भी CA इन प्रैक्टिस हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं, स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ कि भाई टेक्निकल, प्रोफेशनली, एथिकल स्टैंडर्ड्स जो भी हैं, वो उनको कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम लगा के रखा हुआ है या नहीं लगा के रखा हुआ है। प्रॉपर सिस्टम इन द सेंस कि जैसे चेकलिस्ट वगैरह बनाना है, वो प्रॉपर अपने ऑडिट वगैरह करते हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसको रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते, तो वो चीज़ें अपना चेक करना काम है। इसके साथ साथ वो जो भी काम करते हैं, वो काम को पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करते हैं या नहीं करते। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करने से क्या पता चलेगा कि भाई उनका क्वालिटी कैसा है, किसका, अश्योरेंस सर्विसेज का। पूरा चैप्टर ही फोकस इस पर कि अश्योरेंस सर्विसेज के लिए यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है क्या, क्वालिटी देखना, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुए या नहीं करें, सिस्टम वगैरह फॉलो करें या नहीं। हम ये कर क्यों रहे हैं, तो हमारा सिर्फ ये पर्पस है कि भाई हम इम्प्रूव कर पाएँ ओवरऑल क्वालिटी। ठीक है, हमारा ऐसा नहीं है कि हमें गलतियाँ निकालनी है, तो हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो डेफिशिएंसी निकालना नहीं है, बल्कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। क्वालिटी किसकी इम्प्रूव करना है, जो भी मेंबर्स, जो भी अपने प्रोफेशनल मेंबर्स हैं, उनके काम का क्वालिटी के लिए यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि भाई पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या आएगा, रिव्यूअर को क्या क्या देखने जाना है, तो उसको सब कुछ देखने जाना है कि भाई कंप्लाइंस हुए या नहीं हुए स्टैंडर्ड्स के, देन क्वालिटी कैसा है रिपोर्टिंग का, देन उसके बाद जो भी
सिस्टम प्रोसीजर है उनको कैसे कैरी आउट किया जा रहा है, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, कैसे अपने फ़ीस चार्ज कर रहे हो या कैसे अपना आर्टिकल्स वगैरह का रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, जो भी पेमेंट कैसे हो रहा है, स्टाइपेंड कैसे हो रहा है, मतलब ओवरऑल सब कुछ अपने देखने जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे इन जनरल ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशन होता है, ऐसा ही पेयर रिव्यू का भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है। वो जैसे देखो वहाँ पे भी क्या हुआ, हम एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, देन उस बेसिस पे अपने काम करने चालू होता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा 100% ये ट्रांजेक्शन चेक करें। सेम यहाँ पे भी हम क्या करें, हम सी फॉर्म में से हमने कोई ना कोई एक पर्टिकुलर अश्योरेंस एंगेजमेंट सेलेक्ट किया एंड उसके ऊपर हमने पूरा काम किया। तो पेयर रिव्यू में भी क्या हो रहा है, पेयर रिव्यू में भी हम सारे वीकनेसेस को डिस्क्लोज कर पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने जो ये पेयर रिव्यू परफॉर्म किया है वो एक सैम्पल के बेसिस पे किया है, वो हमने एक सेलेक्टिव टेस्ट के रूप में किया है। तो ये एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी रहता है, ये एक पर्टिकुलर क्या है, लिमिटेशन है किसका, पेयर रिव्यू के लिए। तो पूरा लाइक अगर अपनी बात करें तो पूरा चैप्टर कवर कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस वगैरह बात की गई कि भाई क्या मीनिंग है या पीयर मतलब क्या, रिव्यू मतलब क्या, वो सब चीज़ें मेन अपने बात किया गया। देन उसके बाद दूसरा बात किया गया कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, कि भाई किस पर्पज़ के लिए अपने पीयर रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद उसमें बात किया गया कि भाई जो रिव्यूअर है उसको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। तीसरा वो बोला गया है कि भाई रिव्यूअर को क्या क्या ध्यान देना है उस तरीके से। तो सारे ईयर्स कंप्लाई हुए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुए या नहीं, सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड वगैरह कंप्लाई हुए नहीं, तो सारी बेसिक चीज़ें चेक करनी रहती है। देन उसके बाद अश्योरेंस सर्विसेज में क्या आता है और क्या नहीं आता वो बात किया गया। देन उसके बाद पूरा QRB बोर्ड क्या होता है, देन QRB बोर्ड में जो जो आया, देन उससे रिलेटेड जो जो आया, जैसे रिव्यूअर आया, प्रैक्टिसिंग यूनिट आया, उसके बाद क्वालिफाइड असिस्टेंट आया, तो वो सारे लोगों के लिए बात किया गया कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता। देन इसके बाद बात किया गया कि भाई क्या हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन है किसका, तो पीयर रिव्यू का, वो बोला गया है। ठीक है, देन उसके बाद जैसे अपने कितने मेंबर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट जो बोला गया वो क्या, कि अपने को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी किसको मेंटेन करनी है, तो सबको मेंटेन करनी है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वन साइड के ऊपर बोला गया है। तो रिव्यूअर को भी करनी है, बोर्ड को भी करनी है, सबको करनी है। ठीक है, देन उसके बाद अपने बात करने का आगे क्या, दैट इज़ पीयर रिव्यू का प्रोसेस, कि भाई अपना पीयर रिव्यू कैसे होगा, क्या होगा, कितने दिन के अंदर करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद अपने ने बात किया कि अप्रोच क्या रहती है किसकी, रिव्यूअर की, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द पीयर रिव्यू। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। पूरा एक वो चैप्टर नहीं हुआ, पेयर रिव्यू का एक पार्ट कवर हो रहा है अपना यहाँ तक में। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है, दैट इज़ क्वालिटी रिव्यू, दैट इज़ समहाउ रिलेटेड टू पेयर रिव्यू। मतलब पेयर रिव्यू में हम पर्टिकुलर एक प्रैक्टिसिंग यूनिट के लिए लेवल पे चेक करें। कौन चेक कर रहा है, तो ICAI चेक कर रहा है अपने मेंबर्स के लिए। पर अगर क्वालिटी रिव्यू के लिए बात करें तो वो पूरे इंडिया के लेवल पे चेक हो रहा है। कौन चेक कर रहा है, तो दैट इज़ अपना सेंट्रल गवर्नमेंट चेक कर रहा है। तो दैट इज़ टोटली अ नेक्स्ट पार्ट।